हेलो एवरीवन, प्रीमियर आधार आईएएस में आपका स्वागत है। मैं कुमार ज्ञानेश फिर से एक बार हम लोग जो सीजीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम जो इस साल हुई है जून में, उसी के मॉडल आंसर डिस्कशन की सीरीज में आज मैं आप लोग के सामने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पेपर 6 का पार्ट 2 वाला पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्रीमियर आधार आईएएस में सीजीपीएससी मेंस के सेपरेट बैचेस, एक मॉर्निंग बैच जो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम से संबंधित है, आपका 7 से लेकर के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलता है। और शाम को कम्प्लीटली सेपरेट इंग्लिश मीडियम, जो कि पूरे बिलासपुर में सेपरेट इंग्लिश मीडियम का बैच यदि देखा जाए आपका प्री एंड मेंस का, तो वो हमारे प्रीमियर आधार आईएएस में ही चलाया जा रहा है। तो वो आपका टाइमिंग 4 से 8 या 5 से 8 का रहता है। तो यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, कम्प्लीटली सीजीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये सभी बैचेस रेगुलरली मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे अवेलेबल है। तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र के क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका धर्म में आत्मवाद की धारणा को समझाइए। धर्म में आत्मवाद की धारणा को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में धर्म शब्द होगा, रिलीजन जो आपके फिलॉसफी में भी टॉपिक में मेंशन है और यहाँ पर भी है। फिलॉसफी में हम फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर समाजवाद समाज शास्त्र में सामाजिक दृष्टिकोण से धर्म का अध्ययन किया जाता है। तो हर धर्म में आप लोग जानते हैं कि आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। एक बौद्ध धर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी धर्म हैं उसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो उसी को लेकर के क्वेश्चन है आत्मवाद, आत्मा के अस्तित्व को लेकर के चलता है। तो आत्मवाद क्या है वह देखिए। आत्मवाद वह दर्शन है जिसमें आत्मा की सत्ता, स्वतंत्र अस्तित्व और अमरता को स्वीकार किया गया है ना। आत्मवाद वह दर्शन या वह फिलॉसफी या समाजशास्त्र में वह अवधारणा है जिसमें हम लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और वह आत्मा क्या है आपका, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती, और उसकी अमरता को स्वीकार किया गया। जैसे आपने गीता में जानते ही आप कि आत्मा, हमारा शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा क्या है आपका अजर अमर है। इस तरीके से गीता में भी डिफाइन किया गया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे धर्म के संदर्भ में आत्मा के अवधारणा को पूछा गया है। तो उसी को यहाँ पे देखना है आप लोग। तो आगे देखिए, स्वीकार किया जाता है, यह मान्यता है कि मनुष्य के भीतर एक स्थायी चेतन और अमर तत्व है। सभी धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार क्यों करते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है एक आपका बॉडी के रूप में हो गया। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो हम बोलते हैं कि डेड बॉडी बोलते हैं। तो उस डेड बॉडी को चलाने वाला पहले कोई ना कोई एक चेतन शक्ति हमारे अंदर रहती है ना। हमारा जो मृत शरीर है उससे पहले शरीर जीवित तब कहलाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ऐसी चेतन शक्ति है जो एग्जिस्ट करती है, तभी हम जीवित है। और वह चेतन शक्ति जैसे ही निकल जाती है, हमारा जो शरीर है वह क्या हो जाता है आपका डेड बॉडी के रूप में जाना जाता है। तो उसी चेतन शक्ति को ही यहाँ पे क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें एक स्वीकार करना पड़ता है एक आत्मा के अस्तित्व को, ताकि हम व्याख्या कर सके कि हमारा शरीर कार्य कैसे कर रहा है, मतलब हमारा शरीर जीवित कैसे है इस कंटेक्स्ट में। तो उसको डिटेल में आप पढ़े होंगे तो पता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एक स्थायी चेतन और अमर तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है। आर्य बस में चेतन शक्ति के रूप में जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारे अंदर एक चेतन शक्ति है जो हमारे शरीर को क्या कर रही है, चला रही है। जैसी वो चेतन शक्ति निकल जाती है हम एक डेड बॉडी के रूप में जाने जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है, यही उसका सच्चा स्वरूप है। तो बौद्ध धर्म को छोड़ दिया जाए, हालांकि इनडायरेक्टली बौद्ध धर्म में भी कहीं न कहीं आत्मा के समान ही एक चेतन
स्वतंत्र अस्तित्व को माना गया है, लेकिन वहाँ पे दूसरे तरीके से माना गया है। तो वो आप बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म को छोड़कर लगभग सभी धर्मों में आत्मा के अस्तित्व को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया। जैसे उपनिषदों में लिखा हुआ है आत्मा के बारे में कि उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्मा के समान बताया गया, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। आपके जो है क्या कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। दूसरा यह मान्यता, यह आपका जो है ब्रह्मा के समान, उपनिषदों में जो है आपका ब्रह्मा के समान आत्मा के अस्तित्व को बताया गया। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वही एकमात्र सत्ता है के रूप में डिफाइन किया गया। आत्मा अजर अमर अविनाशी मानी गई है। ये आपका गीता का आप लोग जानते हैं बचपन से कहीं ना कहीं, बाकी भले ही नहीं जानते हो लेकिन ये आप जानते ही होंगे, हिंदू धर्म वाले कम से कम। जैन धर्म तो आत्मा के अस्तित्व को थोड़ा सा और आगे तक स्वीकार किया गया कि हर जीव में आत्मा है ना। बाकी धर्मों में या हिंदू धर्म में तो केवल आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट में, मनुष्य के संदर्भ में ही स्वीकार किया गया है। लेकिन जैन धर्म में सभी जीवों में, प्रत्येक जीव में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, जो कर्म के बंधन से बंधी है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। इस्लाम और ईसाई धर्म में ईश्वर को शाश्वत तत्व, आत्मा को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक शाश्वत तत्व माना गया। मतलब कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक शाश्वत, शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म या समाप्त नहीं हो सकती, उस तत्व के रूप में देखा गया है, निरंतर चलने वाले तत्व के रूप में देखा गया है। तो इस तरीके से सभी धर्मों में आत्मा के जो अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, उसके बारे में जो धर्मों ने कॉन्सेप्ट दिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मवाद की धारणा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका उससे संबंधित था। नेक्स्ट आते हैं समाजशास्त्र मनोविज्ञान के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है सिलेबस में, आपका समाजशास्त्र के साथ अन्य विषयों का संबंध सिलेबस में टॉपिक लिखा होगा, उसी से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं, सोशल साइंस की शाखाएं हैं। क्लियर पॉइंट। जो मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दोनों ही सामाजिक विज्ञान की ही शाखाएं हैं, जो कहीं ना कहीं मानव के व्यवहार का ही अध्ययन करती है। लेकिन दोनों के अध्ययन करने का जो उद्देश्य है या एस्पेक्ट्स है, पहलू है, डायमेंशंस है, वह अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अध्ययन का दृष्टिकोण, क्षेत्र और विधियाँ भिन्न होती है, जो इस सारणी के द्वारा आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। चूँकि 30 वर्ड का क्वेश्चन है तो हमारे पास कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देनी है, तो यहाँ पे मैंने टेबल का यूज किया हुआ है। इन्हीं पॉइंट्स को आप टेबल बना करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जितना याद आ जाए। इतने पॉइंट्स याद नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, जितने भी याद आ जाए उसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, अध्ययन का विषय क्या है। तो विषय में देखेंगे तो समाजशास्त्र जो है समाज, सामाजिक संस्थाएं, समूह एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है ना। समाजशास्त्र में हम लोग जो है मनुष्य के सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करते हैं, मनुष्य को जो है एक सामाजिक प्राणी के रूप में, समाज के एक भाग के रूप में अध्ययन करते हैं, जिसमें समाज जो है, समाज का मतलब ही है कि कई सारे लोगों का समूह जो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग समाज कहते हैं। तो समाजशास्त्र में मुख्य रूप से समाज, सामाजिक संस्थाएं, समूह और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन, माइंड, उसकी सोच, उसकी भावना और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में हम लोग जो है मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक संदर्भ में न करके मनुष्य का व्यक्तिगत संदर्भ में कि मनुष्य का माइंड या मन कैसे काम करता है, जो हमारे आचार विचार है, हमारा जो बिहेवियर है, वह किस तरीके से, किन कारकों से निर्धारित होता है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है आपके जो है मनोविज्ञान में। आगे बस समझ में। तो ये आपका मनोविज्ञान का पॉइंट हो गया। दृष्टिकोण यहाँ पे सामूहिक व्यवहार पर केंद्रित है आपका। अप्रोच क्या है आपका, दृष्टिकोण का मतलब अप्रोच, समाजशास्त्र का जो अप्रोच होता है वह सामूहिक व्यवहार पर फोकस्ड होता है, कि एक समूह के रूप में मनुष्य किस तरह से व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है।
जबकि यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होता है कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्य जो है किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से वह अलग अलग संदर्भ में अलग अलग व्यवहार करता है। ये हो गया आपका व्यक्तिगत व्यवहार। फिर अध्ययन की इकाई की बात करें तो समाज और सामाजिक समूह, व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं अध्ययन का केंद्र होता है। आपका जो अध्ययन की इकाई होती है, यहाँ पे समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पे अध्ययन की इकाई क्या होती है, व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं। मतलब हर एक व्यक्ति के बारे में, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती है, कैसे आपके जो है विकसित होती है, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह जानना कि समाज कैसे कार्य करता है और सामाजिक संस्थाएं कैसे बदलती है। जबकि इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कार्य कैसे करता है, इन सब के बारे में जानना मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है। शोध विधियाँ सांख्यिकी विश्लेषण, सर्वेक्षण, अवलोकन आदि होती है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, खास करके मनुष्य पे एक्सपेरिमेंट कम किए जाते हैं, पशुओं पे किए जाते हैं, उसको फिर आपका जो अप्लाई किया जाता है कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ केस स्टडीज़ पर जोर दिया जाता है और कई सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा प्रमुख सिद्धांत देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिकरण, वर्ग संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण, यहाँ पे लर्निंग थ्योरी है, अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी, मोटिवेशन, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत, इन सब विकसित किए गए हैं आपके जो है। इसके अलावा प्रमुख सिद्धांत के बाद प्रयोग, सामाजिक समस्याओं की समझ, नीति निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, इन सब एक्सपेरिमेंट किए गए। मानसिक रोगों का उपचार, शिक्षा, परामर्श, व्यवहार प्रबंधन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और एक सामूहिक विज्ञान है जबकि एक व्यक्तिगत विज्ञान है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आप दोनों में अंतर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद आएंगे ही, लेकिन इन पॉइंट्स को लेकर के आपको डिफरेंस लिख देना है दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो कम से कम समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है, मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है कम से कम, और स्वरूप क्या है किस तरीके से, तो ये भी जो भी आपको इसमें से याद आ जाए आप आंसर लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। तो संदर्भ समूह जो है उस समूह को कहा जाता है जिससे हम अपने आप को, हम उस समूह के भले ही अभी वर्तमान में भाग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस समूह के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। भविष्य हम उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उन समूहों को हम लोग संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रशासक बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, तो आप किससे अपने आप को जोड़ कर देख सकते हैं? एक सिविल सर्विसेज या जो भी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का जो संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, उसके समूह के रूप में आप अपने आप को क्या कर सकते हो, जोड़कर देख सकते हो कि मैं इस फलाना समूह का भाग बनना चाहता हूँ। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो अपने किसी बड़े औद्योगिक समूह का भाग बनना चाहता है, कोई टीचर है तो टीचर समूह के साथ अपने आप को जोड़ करके देखता है। तो इस तरीके से उसे हम लोग संदर्भ समूह कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप, जिसको हम क्या चाहते हैं, उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी भले ही ना हो लेकिन बनना चाहते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में संदर्भ समूह को डिफाइन किया गया है। तो देखिए परिभाषा, संदर्भ समूह वह समूह होता है जिससे व्यक्ति अपने विचार, आचरण, मूल्य और निर्णयों के लिए तुलना करता है या प्रेरणा प्राप्त करता है, चाहे वह समूह उसका हिस्सा हो या ना हो। आ रही बात समझ में? विचार, आचरण, मूल्य और निर्णयों के लिए क्या करता है, तुलना करता है और प्रेरणा प्राप्त करता है, चाहे वह समूह उसका हिस्सा हो या ना हो। तो जिसके साथ अपनी तुलना करना चाहते हैं, है ना, अपने विचार का, आचरण का या मूल्य और निर्णयों के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में संदर्भ समूह, जैसे मैंने कहा ना कि यदि कोई आईएएस बनना चाहता है या जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा अभी से अपने आप को आईएएस एसोसिएशन के साथ क्या कर सकता है, जोड़ करके देख सकता है। जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा अभी से अपने आप को उस डॉक्टर
एसोसिएशन का पार्ट के रूप में क्या कर सकता है, जोड़ करके देख सकता है। तो वो सभी उसके लिए क्या हो गए, रेफरेंस ग्रुप हो गए। कोई लॉ की तैयारी कोई लॉयर बनना चाहता है, लॉ की तैयारी कर रहा है ना, लॉ की क्लासेस अभी कर रहे हैं, तो वह इन फ्यूचर आपका एडवोकेट या लॉयर के पर्टिकुलर एसोसिएशन के साथ जोड़ करके अपने आप को देख सकता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रेफरेंस ग्रुप कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी के आपके एग्जाम्पल्स के साथ में दो प्रकार के या कई प्रकार के आपके संदर्भ समूह हो सकते हैं। एक है सकारात्मक, जो पॉजिटिव संदर्भ में किसी समूह का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, आदर्श मानकर उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो सकारात्मक संदर्भ समूह हो गया, जिससे व्यक्ति प्रेरणा लेकर उसके जैसा बनना चाहता है। नकारात्मक संदर्भ समूह, जिसके समान आप बनना नहीं चाहते, है ना, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम चोर डकैत का हिस्सा बने, कभी भी नहीं चाहेंगे करप्शन करने वाले अधिकारियों और उसका पार्ट बने। तो इस तरीके से या कोई भी युवा नशे करने वाले समूह से दूरी बनाता है, तो वह नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाएगा। सदस्यता वाला समूह, आप किसी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे जातीय समूह, धार्मिक समूह, जिसका व्यक्ति हिस्सा होता है, तो मेंबरशिप ग्रुप हो गया। गैर सदस्यता, नॉन मेंबरशिप, हिस्सा नहीं होता है लेकिन उसे अनुसरण करता है, जैसे सेलिब्रिटी का जीवन, ऊंचे दर्जे के लोग, है ना, हम लोग अधिकांश लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से, है ना, उसका समूह का हिस्सा भले ही नहीं होते हैं, लेकिन उसके समान हम उनके व्यवहारों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये आपका गैर सदस्यता समूह वाला संदर्भ समूह हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देना है कि संदर्भ समूह क्या होता है, और ये 3-4 प्रकार मैंने लिया हुआ है। 30 वर्ड्स लिखना है तो मोर देन इनफ है इतना, इसमें से जितना भी आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए, जितना मैक्सिमम चीज़ इन्फॉर्मेशन इनमें से दे सकते हैं, वो सब आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रित साक्षात्कार। क्या है, फोकस्ड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कई प्रकार के होते हैं, है ना। फोकस्ड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स के बारे में, गुण के बारे में हम यदि अध्ययन करना चाहते हैं, तो वह फोकस्ड इंटरव्यू होता है, राइट। वह साक्षात्कार होता है जिसमें साक्षात्कारता पहले से तय किए गए किसी विशेष विषय या समस्या पर बातचीत को केंद्रित करता है, जिसमें प्रश्नों की प्रगति क्या होती है, लचीली होती है। तो उसको हम लोग फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। तो किस पर इंटरव्यू लेना है वह पहले से तय होता है, एक विशेष विषय या समस्या पर बातचीत को क्या करता है, केंद्रित करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रित साक्षात्कार या फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें प्रश्नों की प्रगति क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब किसी समूह या व्यक्ति ने किसी घटना या अनुभव से होकर गुजरा हो और उसके दृष्टिकोण को समझना हो। तो उसके कंटेक्स्ट में हम लोग ये केंद्रित साक्षात्कार लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एक गांव में किसी नई सरकारी योजना को लागू किया गया। योजना के प्रभाव को समझने के लिए अनुसंधानकर्ता वहाँ के कुछ लोगों से केंद्रित साक्षात्कार लेता है, जिसमें वहाँ की योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका केंद्रित साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे न्यूज़ चैनल वाले जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ पर जा कर के कुछ लोगों को क्या करती है, आपके जो है छांटती है और उनसे कुछ क्वेश्चंस करती है कि ये जब घटना हुई तो आप वहाँ पर थे, तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये सब किस में आएगा, आपका फोकस्ड इंटरव्यू में आएगा, राइट। तो ये आपका फोकस्ड इंटरव्यू, इसकी कुछ विशेषताएं मैंने लिया हुआ है। इतना डिटेल नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। 30 वर्ड्स ही लिखना है आपको, एग्जाम्पल ज़रूर देना है, तभी जो है आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करना है कि जब भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में तो कम से कम एग्जाम्पल देकर उसको समझाने की कोशिश करना है, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, ताकि आपकी सही समझ का पता चल पाएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। किसी विशेष पर केंद्रित होता है, लचीला होता है ना। प्रश्नों को हम अपने हिसाब से पूछ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कह जो है। तो विषय विशेष पर, जैसे किसी घटना पर हो सकता है, किसी विज्ञापन, फिल्म या सामाजिक मुद्दे पर। जैसे अभी सैयारा मूवी आई हुई है, तो सैयारा मूवी पर आपके विचार पूछा जा सकता है कि युवा पीढ़ी
सैयारा मूवी को लेकर के क्या सोचती है। तो इस तरीके से फोकस्ड हो सकता है। इसका प्रश्न तय हो सकते हैं, लेकिन बातचीत की दिशा उत्तरदाता के उत्तरों पर आधारित होती है। अब पहले से फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सामने वाला जो जवाब देता है उसके आधार पर हम और क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, चेंज करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। उत्तरदाता के दृष्टिकोण को समझने पर बल दिया जाता है। यह जानने के लिए उत्तरदाता ने अनुभव को कैसे देखा, समझा और उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर फोकस्ड होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ क्वेश्चंस पहले से निर्धारित होते हैं, बाकी उत्तर के अनुसार फिर उसको आगे पीछे करके फिर से कुछ क्वेश्चंस जोड़ा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। तो फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा सा इन पॉइंट्स को लेकर के अपने समझ गए होंगे। भूमिका संघर्ष, आपके जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट्स समाज में हर एक व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करता है ना। प्रोफेशन के रूप में, जैसे मेरा कोचिंग का प्रोफेशन है, तो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो उनके प्रति मेरा एक जिम्मेदारी होती है, मेरी भूमिका होती है उनको अच्छे से पढ़ाना, जो भी प्रॉमिस किया उसको टाइम पर, और जो भी मैंने उनसे प्रॉमिस किया उसको फुलफ़िल करना। आ रही बात समझ में। एक परिवार का मेंबर है, मेरा परिवार है, तो पारिवारिक भूमिका वहाँ पर है। यहाँ पर आपका प्रोफेशनल टीचर के रूप में और अदर डायरेक्टर के रूप में भूमिका है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमिकाएं होती है। सामाजिक कुछ भूमिकाएं होती है सामाजिक रूप से। अब जैसे कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर क्लास भी लेना है और अचानक से किसी कारण से परिवार में कोई समस्या आ जाती है, तो यहाँ पर किसको पहले प्रायोरिटी दूँ, इस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं क्या हो जाऊंगा, आपके जो है दुविधा में पड़ जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है दो भूमिकाओं को लेकर के, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, भूमिका संघर्ष की कहलाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिया गया है। जब किसी व्यक्ति को एक समय में दो या दो से अधिक सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है और उन भूमिकाओं की अपेक्षाएं परस्पर विरोधी या संगत होती है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, अपोजिट होती है, विपरीत दिशा में होती है, तो विरोधी होती है। तब उसके वैसी स्थिति में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कोई एक व्यक्ति एक साथ पिता भी होता है, कर्मचारी भी होता है, समाज सेवक भी होता है। सभी भूमिकाओं की मांग एक ही समय पर हो तो तय नहीं कर पाता किस भूमिका को पहले निभाए। तो यह क्या कहलाता है, भूमिका संघर्ष कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्लास भी लेनी है ना, कुछ दिनों में बच्चों की एग्ज़ाम है, सिलेबस ख़त्म करना है, और उसी समय कुछ ऐसी स्थिति घर में आ जाती है कि वहाँ पर भी टाइम देना ज़रूरी दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में किस भूमिका को पहले प्रायोरिटी दिया जाए, ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिका संघर्ष कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका भूमिका संघर्ष की स्थिति क्या होती है। फिर है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसमें कई प्रकार के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। वह अवलोकन पद्धति है जिसमें अध्ययन की जाने वाली स्थिति को पूर्व नियोजित, पहले से प्लान्ड होती है, कृत्रिम या नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि विशिष्ट चर के प्रभाव को सटीक रूप से देखा जा सके। जैसे कोरोना का वैक्सीन डेवलप किया गया होगा, तो कोरोना वैक्सीन डेवलप होने के बाद जब फाइनल राउंड पे ह्यूमन बींग्स पर उस पर अध्ययन किया गया होगा, तो वैक्सीन लगाने के पश्चात उसके व्यवहार का अध्ययन एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया गया होगा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, नियंत्रित अवलोकन की कहलाती है। यदि एक शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि बच्चों पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक प्रयोगशाला में बच्चों के दो समूह बनाकर एक को पुरस्कार देकर एक को बिना पुरस्कार देकर के क्या करेगा, उनके व्यवहार का अवलोकन करेगा। तो यह किस प्रकार का अवलोकन कहलाएगा, नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। तो सोशल साइंस में इस तरीके से कई सारे अध्ययन नियंत्रित अवलोकन के द्वारा अध्ययन किए जाते हैं कि किसी चीज़ का प्रभाव किसी के व्यवहार पर कैसे पड़ता है। तो दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं और जिसका इम्पैक्ट देखना है,
उसके आधार पर एक को वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, दूसरे को प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इस तरीके से तो यह प्रयोगशाला या कृत्रिम वातावरण में किया जाता है। शोधकर्ता सभी चर को नियंत्रित करते हैं, वेरिएबल्स को। सटीक, वस्तुनिष्ठ और पुनरावृत्ति योग्य परिणाम प्राप्त होते हैं। और मनोविज्ञान, शिक्षा, प्रयोगात्मक शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नियंत्रित सामाजिक विज्ञानों में मैंने कहा कंट्रोल ऑब्जर्वेशंस मेथड का यूज किया जाता है अध्ययनों के लिए। तो ये था 30 वर्ड्स के क्वेश्चन थे अभी तक जो हमने डिस्कस किया। वो 30 वर्ड्स के थे। अब 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस में आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। तो संस्था और समुदाय में डिफरेंस पूछा हुआ है। संस्था और समुदाय में डिफरेंस तो मैंने अच्छे से लिया हुआ है। संस्था एक संगठित सामाजिक संरचना है जो किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए नियमों, मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार कार्य करती है। जैसे विवाह एक सामाजिक संस्था मानी जाती है, राइट। परिवार एक सामाजिक संस्था है। शिक्षा व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है। धर्म भी एक सामाजिक संस्था है। न्यायपालिका भी सामाजिक संस्था है, क्योंकि न्याय देने के लिए यदि कुछ समाज में गलत होता है तो न्याय देने के लिए कुछ लोगों को जज बना करके उनसे उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेंगे, आपका जो है सही निर्णय देंगे। तो इस तरह के सामाजिक संस्थाओं के एग्जाम्पल्स हो गए। समुदाय जो है ये कुछ लोगों का जो समूह होता है जो ऐच्छिक रूप से उनमें कुछ आचार विचार की समानता हो सकती है, किसी आधार पर उसमें कुछ समानताएं पाई जाती है और वो उस समूह या उसका भाग का क्या बनना चाहता है, हिस्सा बना रहता है या जुड़ा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं समुदाय। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक विशेषता या सामान्य हितों के आधार पर आपस में जुड़े होते हैं, तो उसका हम लोग समुदाय, कम्युनिटी, जैसे हिंदू समुदाय, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जनजातीय समुदाय, है ना, भाषाई समूह, भाषा के आधार पर हो सकता है। या फिर और एग्जांपल छात्र समुदाय, स्टूडेंट्स ग्रुप होते हैं, आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी होती है। तो एक सामान्य हित के लिए एक स्टूडेंट कम्युनिटी बन गई। आजकल सोशल मीडिया कम्युनिटी आ गई आपकी, जो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो एक ग्रामीण समुदाय, धार्मिक समुदाय, भाषाई समुदाय, इस प्रकार से समुदाय क्या होते हैं जिसके माध्यम से आप आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं, आपका जो है हम लोग समुदाय कह देते हैं। इससे ही आपका काम हो जाएगा। 40 वर्ड्स लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंतर के बिंदु। सामाजिक संरचना है जो विशिष्ट कार्य करती है, एक साथ रहते हैं या समानता साझा करते हैं। लोगों का समूह जहाँ पे कुछ समानताएं उनके बीच में होती है। धार्मिक आधार पे हिंदू समूह या हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय बोलते हैं हम लोग, जनजातीय समुदाय, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। तो ये आपका समुदाय हो गया। किसी सामाजिक कार्य या नियम को क्रियान्वित करते संस्थाएं, है ना। जैसे विवाह मैंने कहा एक सामाजिक संस्था है कि दो अपोजिट जेंडर्स के लोग क्या होते हैं आपके जो है एक निश्चित सामाजिक बंधन में बंध करके एक साथ क्या करते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं। इसमें सामाजिक संबंध, एकता और सहयोग को बनाए रखना उसका उद्देश्य होता है। जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सब कम्युनिटी के रूप में आपस में एक साथ एकजुट हो करके दिखाने के उद्देश्य से जो है क्या होते हैं, एक साथ बंधे होते हैं। यह समानता और सामाजिक सांस्कृतिक समानता उसका मुख्य आधार हो सकती है। क्लियर पॉइंट। संगठन, संगठित और औपचारिक संगठन में आता है संस्थाएं। औपचारिक का मतलब फॉर्मल बाकायदा बनाए गए होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। कुछ समूह जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप है, कुछ समय के लिए जुड़े हुए हैं, तो छात्र समुदाय अनौपचारिक समूह हो जाएगा, है ना। किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए हम लोग जुड़ करके एक छात्र समूह बना लेते हैं, और जैसे ही कुछ उद्देश्य पूरा होता है तो वह, लेकिन धार्मिक कुछ समूह है, सामाजिक जो समूह है ना। जैसे आपका भारत में अलग अलग जातियों के समूह होते हैं ना, विश्वकर्मा, साहू समुदाय, कलार समुदाय, इस टाइप से अलग अलग जातियों के, ये सब औपचारिक रूप से जुड़े भी होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, जबकि ये क्या होते हैं आपके जो केवल औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। विवाह संस्था, शिक्षा संस्था, परिवार, ये सब हो गए। ग्राम समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आदिवासी समुदाय, है ना। ग्राम में तो ग्राम के लोग एक साथ रहे तो ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, तो ये समुदाय के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं। स्थिति, संस्था किसी भी समाज में हो सकती है। समुदाय आमतौर पर एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा होता है।
अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है, कुछ समुदाय स्थायी हो सकते हैं जैसे प्रवासी समुदाय। ठीक है, तो ये आपका अंतर में आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। भौतिक और अभौतिक का मतलब, भौतिक का मतलब जिसका हम लोग जो है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, है ना। हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जिसका अनुभव हो सकता है उसको भौतिक में रखेंगे, और जिसका अनुभव नहीं हो सकता है उसको हम लोग अभौतिक में रखेंगे। जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति उर्ति सब दिखाई दे रही है वो आपका क्या हो गया, भौतिक संस्कृति के पार्ट में आ जाएगा। और मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में हम, मूर्ति के कॉन्टेक्स्ट में हम आपका जो है अमूर्त जो तत्व है भगवान, उसको हम इमेजिन करते हैं, वह आपका अभौतिक तत्वों में आ जाएगा, पूजा पाठ वगैरह। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से उसी को लिखा गया है। भौतिक संस्कृति उन भौतिक वस्तुओं, साधनों और उपकरणों से संबंधित होती है जिन्हें मानव समाज ने अपने उपयोग के लिए निर्मित किया है। भौतिक संस्कृति होगी मकान, वस्त्र, औजार, वाहन, तकनीक, मशीनें। संस्कृति का मतलब होता है जो भी हमारे रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, और इवन हमारे जो आचार विचार है, हमारे जो सोचने का तरीका है, ये सब संस्कृति में कहलाते हैं। तो जो चीज़ दिखाई दे रही है 5 इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव कर सकते हैं वो भौतिक संस्कृति, और हमारे आचार विचार, सोचने का तरीका, ये सब किस में आ जाएगा आपका अभौतिक संस्कृति। जिसे लिखा हुआ है आपका अभौतिक संस्कृति का मतलब मानसिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक तत्व होते हैं जो किसी समाज की सोच, विश्वास, मूल्य और व्यवहार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो भाषा, धर्म, परिवार, भाषा, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, विश्वास, ये सब अभौतिक संस्कृति का हिस्सा कहलाएंगे। और जिसको हम लोग मकान, वस्त्र, औजार, वाहन, तकनीक, मशीनें आदि यूज करते हो क्या कहलाते हैं आपके, तो आधुनिक संस्कृति का मतलब जितने आधुनिक चीज़ों का हम यूज करेंगे आधुनिक संस्कृति में आता है ना। आधुनिक और विचार भी संस्कृति में, जो भौतिक संस्कृति में जो आधुनिक चीज़ें दिखाई देती है, एसी, फ्रिज, ये सब आधुनिक भौतिक संस्कृति में आएगा। और जो हमारे आज की डेट में जो है हम थोड़ा सा अंतर्जातीय विवाह, है ना, ओपन सोसाइटी, इन सब की मांग करते हैं, तो वो सब आपके अभौतिक आधुनिक संस्कृति में आ जाएगा। तो किसी मंदिर को देखते भवन, मूर्ति आदि भौतिक संस्कृति है, लेकिन उसके अंदर जो पूजा पद्धति है, धार्मिक विश्वास है, मंत्रोपचार है, ये सब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। या चार्ट्स के रूप में देखना चाहेंगे तो उन्हीं चीज़ को यहाँ पे चार्ट्स के रूप में दिया हुआ है। भौतिक, अभौतिक, अर्थ, भौतिक वस्तु समाज द्वारा निर्मित, सामाजिक विश्वास, विचार और मूल्य, दृश्य होते, अदृश्य होते हैं, वस्त्र, घर, तकनीकी यंत्र, वाहन। तो इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न, सामाजिक अनुभव और सोच से उत्पन्न, जीवन की सुविधा बढ़ाता है, जीवन के सामाजिक और नैतिक पक्ष को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुषार्थ क्या है, हिंदू धर्म में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये कॉमन पुरुषार्थ का मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। व्यक्ति जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे जीवन भर उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको हमारे शास्त्रों में आपका जो है 4 पुरुषार्थ के रूप में डिफाइन किया गया है। तो पुरुषार्थ आपका जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मानव जीवन के लक्ष्य या मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य प्रयोजन। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसी को यहाँ पे 4 पुरुषार्थ या 4 उद्देश्य बताए गए हैं हिंदू धर्म में, एक व्यक्ति के आदर्श संतुलित जीवन के लिए आवश्यक माने गए हैं। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला धर्म, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम ये ईसाई जैन बौद्ध नहीं है। या धर्म का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों से, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों से है। तो ये व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य, सत्य, न्याय, सदाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन धर्म के अंतर्गत रखा गया। कर्तव्य और नैतिकता, यहाँ पर धर्म का मतलब, फिर से मैंने कहा धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई से नहीं होता है। धर्म का वास्तविक मतलब यदि देखा जाए, गीता में भी देखा जाए तो गीता में भी धर्म का मतलब स्व कर्तव्य पालन से लिया गया है कि हर एक व्यक्ति का अपना खुद का कर्तव्य है, और कर्तव्य यही है कि समाज में नैतिक जीवन जिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे धर्म शब्द यूज किया गया है। तो हमारे 4 पुरुषार्थों में पहला है कि हर व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना जीवन जिए, मतलब उनका जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम
किसी भी तरह से समाज को नुकसान न पहुंचाए, नैतिक रूप से जीवन को जिए। तो व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य सत्य, न्याय, सदाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना धर्म के अंतर्गत। अर्थ का मतलब है कि अपना जीवन जीने के संदर्भ में अर्थ मतलब धन और समृद्धि प्राप्त करे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के नुकसान पहुँचा करके, दूसरों के हितों को नुकसान पहुँचा करके अर्थ न कमाएं। हम जीवन यापन के लिए धन, संसाधन, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति धर्म के अनुसार ही करें। मतलब धर्म का पालन करते हुए हम अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ क्या करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और अपने जीवन स्तर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि वह किसके अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। तो अथाह पैसा कमाना, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, लेकिन ईमानदारी के साथ कमाओ, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में अर्थ के कंटेक्स्ट में यूज किया गया। काम का मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी जो वासनाएं हैं, सुख है, उसके कंटेक्स्ट में भौतिक और मानसिक सुख, प्रेम, कला, संगीत, सौंदर्य आदि का आनंद सीमित रूप से। तो काम का मतलब यहाँ पर है कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करे, प्रयास करे, लेकिन नियंत्रित रूप से, अनियंत्रित रूप से नहीं। कि हर एक चीज़, खाना खाना है, खाने का सुख है, तो खाने का सुख भी उतना ही लो जिससे कि आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे, राइट। किसी को लगता है कि म्यूजिक सुनने में आनंद आता है तो म्यूजिक सुन सकता है, सुंदरता सभी को अच्छी लगती है, नेचर की ब्यूटी अच्छी लगती है, घूमना फिरना जिसका शौक है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। तो इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को, सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रित तरीके से। और इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये भी आपके धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर ही होना चाहिए। अंतिम है मोक्ष या मुक्ति। जन्म मरण के चक्र से, मोक्ष का मतलब ही होता है कि जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष का मतलब है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो ये तभी संभव है जब आत्मा का परमात्मा से एकत्व हो। तो ये ध्यान, इसके लिए ही जो है हम लोग अलग अलग धर्मों में अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही माना गया। इसके ही मोक्ष प्राप्ति के यदि देखा जाए तो 4 मार्ग माने गए हैं। एक है आपका कर्म मार्ग। कर्म मार्ग क्या है आपका, अच्छे से कर्म करिए, ईमानदारी से कर्म कीजिए। दूसरा है ज्ञान मार्ग, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा भक्ति मार्ग आपका जो है, और एक ध्यान मार्ग। तो इनमें से कोई भी एक मार्ग को अपनाते हुए, चारों मार्गों का सहारा लेते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष का मतलब है परमात्मा के साथ एकत्व, है ना, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसको हम लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बाद आप जीवन मरण के चरण से मुक्त हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है परमात्मा के शरण में जाना पड़ता है। तो ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। और क्वेश्चन में उसका महत्व पूछा है, चूँकि 60 वर्ड में ही लिखना है, पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। पॉइंट लिख करके एक्सप्लेनेशन मैंने यूं ही दे दिया ताकि आप उसको पढ़ के समझ सके। तो पुरुषार्थ का पहला महत्व क्या है, समग्र जीवन दर्शन। इससे पूरे बच्चा जब पैदा होता है और मरने तक हमें जो इन 4 चीज़ों को क्या करना है, अनुसरण करना है। दूसरा, धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है हमें, जो सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। विकास और संयम का आदर्श, कि हम विकास भी करें और साथ में संयम भी रखें। वर्णाश्रम धर्म से जुड़ाव, कि हम हिंदू धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था में भी पुरुषार्थ की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म को महत्व दिया गया, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम को महत्व दिया गया। मतलब ब्रह्मचर्य होता है 25 साल से कम, 25 से 50 के बीच की स्थिति होती है आपकी जो है गृहस्थ आश्रम की, 50 से 75 के बीच की स्थिति होती है आपकी वानप्रस्थ, और 75 से अधिक वाली स्थिति होती है आपकी संन्यास की। तो इसमें भी हम लोग इन 4 पुरुषार्थ को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये था आपका जो है अभी तक जो क्वेश्चन देखे 60 वर्ड्स के थे, 4 मार्क्स के थे। तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मुझे मालूम है इतना पढ़ने के बाद इतना कंटेंट आपके दिमाग में होगा, तब जा कर के वहाँ पे कुछ चीज़ें भूलेंगे भी। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स के कंटेंट को ध्यान में रखना है।
फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स 100 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन है, तो 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, वर्तमान समाज के संबंध में तर्क सहित इसका परीक्षण कीजिए। तो समाज का मतलब ही है दो या दो से अधिक लोगों का समूह जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ उनके क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उसको हम लोग समाज कहते हैं। ट्रेन में जा रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो समाज नहीं है, वो कुछ समय के लिए सिर्फ लोगों का समूह है, भीड़ है, लेकिन उसको हम समाज, जब तक उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर संबंध नहीं होगा जो स्थायी तरीके से काम करे, तब तक वह समाज नहीं कहलाएगा। तो समाज एक जटिल सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आपका कहा था मैकी और मैकाइवर नामक समाजशास्त्री ने। यह कथन इस बात को दर्शाता है कि समाज के लोगों का समूह नहीं है, बल्कि वह उनके आपसी संबंधों, भूमिकाओं और नियमों, अंतःक्रियाओं का ताना बाना है। ठीक है, सिर्फ समूह नहीं है, उनके बीच में आपसी संबंध होते, कई सारे भूमिकाएं होती है, नियम होते, अंतःक्रियाएं होती रहती है ना। परिवार एक समाज का छोटा इकाई हो गई आपकी, जो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई हो गई। किसी मोहल्ले में कई सारे परिवार रहते हैं, तो मोहल्ला एक पूरा का पूरा समाज का एक छोटा भाग हो गया। तो उनके बीच में आपस में किसी न किसी प्रकार के कोई संबंध हमेशा बने रहते हैं। कथन का अर्थ है समाज में व्यक्ति अलग अलग संस्थाओं, भूमिका और वर्गों के साथ संबंधों में बंधा होता है ना। हम लोग परिवार में सबसे शुरुआत परिवार की होती है विवाह संबंध के द्वारा, फिर बच्चे होते हैं तो माता पिता की भूमिका में आते हैं, आ रही बात समझ में, और फिर कंबाइंड फैमिली है तो चाचा ताऊ नाना सब परिवार की भूमिका में, अलग अलग संस्थाएं हो गई। फिर एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं तो स्कूल संस्था, स्कूल एक प्रकार की क्या हो गई, सामाजिक संस्था हो गई आपकी, जो भूमिका और वर्गों के साथ संबंधों में बंधा होता है। तो इस तरीके से समाज का हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग संस्थाओं से, भूमिकाओं से, वर्गों के साथ संबंधों में बना होता है। किसी मोहल्ले का है तो मोहल्ले का पार्ट होगा, एजुकेशन या ऑफिस जा रहे तो ऑफिस में उनके संबंध अलग से होंगे आपके जो है। तो ये सब पारिवारिक संबंध, आर्थिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इनसे क्या होता है, बंधा होता है। यही संबंध समाज को संगठित, गतिशील और जीवंत बनाते हैं। किसी भी समाज, कोई भी समाज संगठित होता है, गतिशील और जीवन का मतलब समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, तभी वह समाज जीवित रह सकता है, अदरवाइज वह समाज खत्म हो जाएगा। यदि समाज की चीज़ें जो है समय के साथ परिवर्तनशील ना हो तो समाज को खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन पूछा वर्तमान समाज में, वर्तमान समय में, तो वर्तमान में हमारा सोशल मीडिया, डिजिटल तकनीकी का यूज है, सोशल मीडिया का यूज है। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो पहले फिजिकल आपस में संबंध ज़्यादा हुआ करते थे, अब हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जुड़े हुए है ना। जैसे पहले शादी का कार्ड देना होता था तो बहुत दूर है तो डाक से भेज देते थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे घर से घर जा कर के, ताकि उनके साथ संबंध और मजबूत बने रहे। लेकिन अब हम व्हाट्सअप कर देते, फ़ोन करके इनवाइट कर देते। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। तो डिजिटल और वर्चुअल संबंधों का विस्तार हुआ है सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से। भले ही लोग दूर हो, आपसी संपर्क संबंध और भी गहरे हो गए हैं, है ना। पहले घर से बाहर रहते थे, फ़ोन था नहीं, तो हमारे बीच में उतनी बातचीत पेरेंट्स के साथ बच्चों की नहीं होती थी। अब 24/7 आवर्स आप कनेक्टेड रहते हैं अपने परिवार के साथ। वीडियो कॉल्स में फील होता है जैसे साथ में ही रह रहे, है ना। डेली 2-3 बार घर से बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो। तो इस तरीके से वर्तमान में संबंधों, सामाजिक संबंधों में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वृद्धि हुई है। शहरीकरण और वैश्वीकरण, है ना। शहरीकरण, वैश्वीकरण के कारण से, वैश्वीकरण में विश्व के सभी देश, विश्व के सभी लोग आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये एक चेंजेस आया हुआ है। कार्यस्थल, बाजार, क्लब, अपार्टमेंट जैसे कई सामाजिक संबंधों के केंद्र से जुड़े रहते हैं, भले ही आप अकेले क्यों न हो। परिवार की संरचना में परिवर्तन आया है। एकल परिवार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भावनात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक रिश्ते जीवित हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बदल रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक संबंध हमारे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहले हम लोग लिमिटेड क्षेत्रों से, अब हम अमेरिका से भी कोई सामान मंगाना चाहें तो आपके घर तक अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक संबंध भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता और सहअस्तित्व, विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएं, परंपराएं होते हुए भी लोग आपसी संयुक्त सहभागिता में बंधे हुए।
तो सोशल मीडिया का रोल तो वैसे होना ही चाहिए, इन सबको जो भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने की। धर्म, जाति, भाषा, परंपराएं धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, जब हम कनेक्टेड और ज़्यादा होते जाएंगे। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु, समाज स्थिर इकाई नहीं होती है बल्कि सतत रूप से बदलने वाला संबंधों का नेटवर्क है। हर व्यक्ति कई भूमिकाएं निभा रहा है, बेटा, कर्मचारी, नागरिक, उपभोक्ता के रूप में। ये संबंध मूल्य, नियम, संस्कृति, संचार के माध्यम से क्या होते हैं, संचालित होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यह वर्तमान युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज के समाज में व्यक्ति न केवल पारस्परिक संबंधों में बंधा है, पारंपरिक संबंधों में बंधा है, बल्कि डिजिटल, वैश्विक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नेटवर्क से भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बहुआयामी और गति संबंधों के ताने बाने को समझना आवश्यक हो जाता है। तो सामाजिक संबंध जिसको हम लोग, हालांकि मैंने कहा भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से दूरियां बढ़ी है ना। सामाजिक संबंध जिसको बोलते हैं ना वर्चुअल आपके जो है वर्चुअल संबंधों में वृद्धि हुई है ना। सोशल मीडिया, फेसबुक पे आपके मिलियंस फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन पता चल रहा है घर में मर गए तो एक भी को पूछने भी नहीं आया। तो उस तरीके से देखेंगे तो आपके सामाजिक संबंधों का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में फिजिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप सामाजिक संबंध वहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं संघर्ष से आप क्या समझते हैं, और एक लेवी से कोजर का सिद्धांत पूछा हुआ है। संघर्ष का मतलब होता है कि मतभेद कुछ वैचारिक आधार पर कुछ समूहों में, कुछ व्यक्तियों में क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी इच्छाओं, हितों, मूल्यों या लक्ष्यों के लिए, है ना, किसी भी चीज़ के लिए क्या हो सकता है, दूसरे व्यक्ति या समूह से टकराव या विरोध की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। जैसे कभी कभी सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में या कुछ दो जातियों के बीच में, तो ये सब टकराव स्थिति जो बनती है उसे हम लोग संघर्ष कह सकते हैं। इसके लिए सरल शब्दों में, जब दो या दो से अधिक पक्षों के बीच संसाधनों को लेकर के, विचारों या स्थिति या पहचान को लेकर के, किसी को लेकर के भी असहमति होती है और उनके बीच में यह असहमति तनाव या विरोध का रूप ले लेती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। तो परिभाषा समझ गए होंगे, सिंपल सी है। कोजर ने एक सिद्धांत दिया है, संघर्ष को उसने पॉजिटिव सेंस में लिया हुआ है। संघर्ष को एक रचनात्मक, आवश्यक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में उन्होंने माना हुआ है। फंक्शनलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सामाजिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक माना हुआ है। कैसे माना हुआ है देखिए, संघर्ष समाज के भीतर निहित होता है, समाज का स्वाभाविक हिस्सा, न कि असामान्यता। संघर्ष से चीज़ें विकसित होती है, जैसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ, संघर्ष से एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, फिर उस संघर्ष के बिंदु को हटाएंगे, और फिर इस तरीके से दोनों में भविष्य में क्या हो सकती है, और ज़्यादा मजबूती आने की संभावना बढ़ सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में कोजर ने दिया हुआ है। संघर्ष सामाजिक व्यवस्था को मजबूती देता है, आपका पुराने और जड़ हो चुके संस्थागत ढांचों को तोड़ता है और समाज में नवीनता व सुधार लाता है ना। जैसे अंतरजातीय विवाह में अभी भी कुछ पेरेंट्स जो है अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच संघर्ष, तनाव की स्थिति बनती है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब चेंज होती है, पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि आज की दुनिया में, आज के समय में जाति कोई मायने नहीं रखती है। इकोनॉमिक स्टेटस एक उभर करके सामने आ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पेरेंट्स के विचार समय के साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी कि समाज में सामाजिक व्यवस्था संघर्ष को कभी कभी क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, जिससे पुराने और जड़ हो चुके संस्थागत ढांचों को तोड़ने में भी आसानी हो जाती है। कुछ परंपरागत हमारे अंधविश्वास से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समय के साथ संघर्ष के बाद ही जो है, जब समूह बाहरी विरोध का सामना करता है तो आंतरिक एकजुटता बढ़ जाती है। संघर्ष समूह की एकता को बढ़ाता है। जैसे आपका फिर से हिंदू मुस्लिम, यदि लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ खतरा है तो वो और ज़्यादा एकजुट हो जाएंगे, हिंदू को लग रहा है तो और ज़्यादा एकजुट हो जाएंगे, जो स्थिति कभी कभार दिखाई देती है। तो कई जगह नेगेटिव सेंस में भी आगे बढ़ेंगे, हालांकि इन्होंने नेगेटिव सेंस में नहीं लिया, वो आलोचना का
एक पॉइंट होगा, आलोचना में देखेंगे। संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है, समाज में बदलाव, विकास, प्रगति को संभव बनाता है। संघर्ष की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि दल कितनी बार और किन मुद्दों पर टकराते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता संघर्ष ने न केवल अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी, बल्कि राष्ट्रवाद, सामाजिक एकता को भी उन्होंने क्या किया, बढ़ाया। श्रमिक आंदोलन होते हैं जिससे अपने अधिकारों की प्राप्ति श्रम कानून सुधार में उनके माध्यम से लाए गए। तो ये सब आपके जो श्रमिक आंदोलन में देखे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से कोज़र ने जो है संघर्ष को सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में एकजुटता, पॉजिटिव सेंस में लेकर के संघर्ष को डिफाइन किया हुआ है, संघर्ष के महत्व को बताया हुआ है। लेकिन आलोचना भी है, क्योंकि इन्होंने सीमित परिप्रेक्ष्य लिया। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देता है संघर्ष के कारण से, जैसे युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, ये सब संघर्ष के परिणाम है आपके जो है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों में, 2 या 2 से अधिक धर्मों में संघर्ष के कारण से युद्ध, सांप्रदायिक दंगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। शक्ति समानता की उपेक्षा करता है। संघर्ष में शामिल पक्षों की सत्ता के असंतुलन को गंभीरता से नहीं समझा जाता है, राइट। संरचनात्मक परिवर्तन की, संघर्ष केवल समूहों की एकता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि संस्थागत ढांचे को भी क्या कर देता है, बदल सकता है, जिसे कोज़र ने गहराई से नहीं बताया हुआ है। ये कुछ आलोचना के बिंदु है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से तुलना कमजोर है। मार्क्स जैसे विचार को संघर्ष, शोषण के विरुद्ध क्रांति का साधन माना, जबकि कोज़र ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। तो ये कुछ आलोचना, कमियां भी है कोज़र के सिद्धांत की। तो संघर्ष किसी भी चीज़ के दोनों एक्सपेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। दोनों एक्सपेक्ट को लेके चला जाता है। इन्होंने पॉजिटिव एक्सपेक्ट को ध्यान दिया, नेगेटिव एक्सपेक्ट को ध्यान नहीं दिया। तो ये उसकी आलोचना का पार्ट हुआ। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 125 वर्ड्स के हैं, 10 मार्क्स के आपके जो है उसमें आते हैं। पहला है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैविकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की विवेचना कीजिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब असमानता के आधार पर समाज में कई सारे क्या मिलते हैं, लेयर्स मिलती है, कई सारे स्टेटा मिलते हैं, कई सारे स्तर मिलते हैं। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एग्जाम्पल्स है। तो उसी को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास है, दोनों में से एक लिखना था, एक सामाजिक स्तरीकरण और एक समाजीकरण। दोनों ही इजी क्वेश्चंस थे। इसमें मिड के विचार पूछा हुआ, जो कॉमन समाजशास्त्र पढ़ोगे तो पढ़ाया ही जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? समाज में व्यक्तियों या समूह के बीच असमानता पर आधारित एक प्रक्रिया है। असमानता पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसके तहत समाज को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, जिसमें किसी समाज के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, जाति, लिंग, पेशा, प्रतिष्ठा के आधार पर उच्च नीच के क्रम में रखा जाता है। तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आधार कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, शिक्षा, जाति, लिंग, पेशा, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो सकता है। आधार है जैविकी आधार। जैविकी मतलब बायोलॉजिकल बेस पे। तो क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल वाला ही पहले पूछा हुआ है, क्या है? जैविकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक। जैविकी आधार में सेक्स के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर डिफरेंस, स्त्री की भूमिका और पुरुष की भूमिका में अंतर देखा जाता है हर समाज में, है ना। हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में और ज़्यादा मिलता है। तो ये लिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस में आ जाएगा आपके जो है जैविकी स्तरीकरण में, जैविकी सामाजिक स्तरीकरण में आ जाएगा, राइट। और ये आधार क्या होता है? फिजिकल, बायोलॉजिकली जो मनुष्य और पुरुष और स्त्री के शरीर में की बनावट में जो अंतर होता है उसके आधार पर होता है। पुरुषों को अधिक सार्वजनिक अधिकार दिए गए, अवसर प्राप्त होते, जबकि महिलाओं को पारंपरिक रूप से घरेलू। तो ये शारीरिक आधार पे किया गया है। उसके बाद है नस्ल के आधार पे, त्वचा का रंग, बालों की, है ना, काले गोरे का जो भेद होता है, तो ये कहीं ना कहीं नस्ल के आधार पर है। और दिव्यांग वगैरह जो बोलते हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, तो ये शारीरिक असमता के आधार पर होता है। तो ये आपका बायोलॉजिकली हो गया। जैविक रूप से भेदभाव का आधार बनता है सेक्स, रेसेस और आपका जो है बायोलॉजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। जैविकी आधार कौन कौन से हो गए? तो लिंग के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव या लेयरिंग जो होती है, और शारीरिक
अक्षमता या सक्षमता के आधार पर जो होती है। जैविकरण प्राकृतिक होते हैं, परंतु इनके आधार पर जो भेदभाव विभाजन होता है समाज द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह भी सामाजिक है, सामाजिक भेदभाव में ही आएगा। सामाजिक सांस्कृतिक आधार जानते हैं हम लोग, भारत में जैसे जाति एक मुख्य आधार है भेदभाव का, दलित वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, तो जाति एक महत्वपूर्ण आधार हो गया। दूसरा धर्म के आधार पर है ना, व्यक्तियों को प्रभावित करते विभिन्न धर्मों के बीच उनके भीतर उच्च निम्न की धारणा हो सकती है। शिक्षा, कुछ शिक्षित होते कुछ अशिक्षित होते, उसके आधार पर किया जाता है। आर्थिक, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, है ना, अमीर गरीब का जो भेद है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर हो गया। पैसा, प्रोफेशन के आधार पर कुछ प्रोफेशन को नीचा मानते हैं, है कि नहीं, जो कि गलत है। डॉक्टर, इंजीनियर बनाम सफाई कर्मचारी, सभी को बराबर रूप से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सफाई नहीं करेंगे तो तुम्हारा आसपास का नाला साफ़ नहीं रहेगा तो फिर तो उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है। हर एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में बराबर होती है। चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर हो, किसी को भी हम कम ज़्यादा नहीं आंक सकते, है ना। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर की अपनी भूमिका होती है, लेकिन सफाई कर्मचारी यदि महीने भर छुट्टी मार दे तो हो सकता है डॉक्टर और इंजीनियर छुट्टी मार दे 1 महीने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा 1 महीने सफाई कर्मचारी छुट्टी मार दे तो अब आसपास बदबू फैल जाएगी और इससे जो बीमारियां बढ़ेंगी, हो सकता है डॉक्टरों की छुट्टी से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने कि सफाई न होने से लोग मर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से निष्कर्ष आपके पास है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक व्यापक गहरी प्रक्रिया है, जिसमें जैविकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारों पर, दोनों ही पर आधारों पर क्या होता है, स्तरीकरण किया जाता है। तो लेयरिंग मिलती है, लेकिन उसके आधार पर भेदभाव करना कहीं ना कहीं गलत है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण। तो समाजीकरण सिंपल सा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समाज तटस्थ होता है, असोशियल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, समाज तटस्थ, समाज के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है। उसको हर चीज़ क्या की जाती है, सिखाई जाती है, और कुछ चीज़ें वह ऑब्जर्वेशन मेथड से अधिकांश चीज़ें सीखता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण में सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की, फिर शिक्षा की, एजुकेशन की होती है, फिर आपका उसके अलावा पास पड़ोस, मोहल्ला, समाज, फिर आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस, तो इन सब की भूमिकाएं समय के साथ कॉलेज, इन सब की भूमिकाएं बढ़ते जाती है। तो समाजीकरण क्या होता है, समाज तटस्थ बच्चे को सामाजिक नियमों के अनुसार, समाज के अनुसार कैसे चलना है, समाज के अनुसार कैसे जीना है, ये सब सिखाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, व्यवहारों और सामाजिक भूमिकाओं को क्या करता है, सीखता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज में उसका अनुकूलन सुनिश्चित करती है। मिड के विचार पूछा हुआ है। तो मिड एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे जिन्होंने कई सारे अध्ययन किए, सामाजिक सिद्धांत दिए उन्होंने जो है। तो उनमें से एक सिद्धांत समाजीकरण के बारे में है उनका, आपका ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने डिफाइन किया हुआ है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है, सामाजिक भूमिका निभाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया मिड के अनुसार यहाँ पे देखेंगे हम लोग, समाजीकरण की प्रक्रिया में जन्म से ही प्रारंभ होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। परिवार, विद्यालय, मित्र, धर्म, संचार माध्यम। प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है, माध्यमिक बाद में ये पूरा का पूरा होता है। तो समाजीकरण क्या होता है, मैं ये सब पूरा दे देंगे। फिर मिड के विचार, अमेरिकी समाजशास्त्री सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के क्या है, आपके जो फॉलोवर्स है, विचारक हैं। उन्होंने समाजीकरण को स्व की विकास प्रक्रिया के रूप में समझाया। स्व मतलब सेल्फ का डेवलपमेंट, सेल्फ अपने आप का विकास की प्रक्रिया के रूप में। तो कैसे होता है, पहला सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से होता है। स्व का विकास, हम सामाजिक अंतरक्रिया का मतलब समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है, मैंने कहा समाज तटस्थ होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। पहले सबसे पहले परिवार में मम्मी पापा के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर कंबाइंड फैमिली है तो दादा दादी नाना जो भी है आपका, उनके साथ इंटरेक्ट होता है आपका जो है। तो इस तरीके से वह उसके खुद के स्व का विकास होता है। तो उसी को उन्होंने 3-4 अवस्थाओं में डिवाइड किया। पहला खेल अवस्था, बचपन की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस दौरान बच्चा जो दूसरों की भूमिकाओं की नकल करता है ना, उसमें अभी सेंस डेवलप नहीं होता, सिर्फ नकल करके ही मम्मी पापा और जो भी घर में है उनकी
भूमिका को क्या करता है, सीखता है। एक व्यक्ति की भूमिका को अपनाता है, उससे जुड़ी अपेक्षाओं को समझता है। वह प्राथमिक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुकूलन करते हैं, अनुसरण करते हैं किसी भी। फिर दूसरी स्टेज है खेल की अवस्था। कुछ परिपक्वता के बाद आती है जब बच्चा बाहर खेलने जाता है, कई व्यक्तियों की भूमिकाओं को एक साथ समझता है, क्रिकेट टीम में विभिन्न खिलाड़ियों की भूमिका को समझता है, और इस तरीके से एक बच्चा जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा को समझने लगता है, यानी समाज के सामान्य मानदंड और अपेक्षाएं, कि समाज में कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है, समाज हमसे क्या उम्मीदें करता है, कहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब समझने की कोशिश करता है खेल अवस्था के दौरान, कि हमें कैसा व्यवहार कहाँ पे करना चाहिए, 2 लोगों के बीच में 10 लोगों के बीच कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के लिए। आई और मी की अवधारणा लास्ट। आई व्यक्ति की आत्मस्फूर्त और रचनात्मक भावना है, जो उसको जेनेटिकली या खुद की सोच समझ के अनुसार से धीरे से विकसित होती है। उसके बाद मी, समाज की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की वाला सामाजिक भावना। तो एक हो गया आई, मतलब खुद की जो सोच है, समझ है, लोगों को देख करके जो उनको सिखाई जाती है उसके आधार पर विकसित होती है। और फिर दूसरा होता है मी, समाज की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सामाजिक स्व, कि समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है उसके अनुसार वह क्या करता है, कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करता है, अनुसरण करता है, तो वह मी हो गया। तो मीट कहते हैं इन दोनों के बीच में संतुलन ही वास्तव में क्या होता है, स्व होता है, कि इन दोनों के बीच में संतुलन की स्थिति जो होती है वही स्व की स्थिति होती है। हमें खुद के अस्तित्व को, व्यक्तिगत अस्तित्व को भी बनाए रखना होता है, हमारी अपनी खुद की इच्छाएं, भावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है, और समाज हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो उन दोनों का जो संतुलन है तो वह क्या कहलाता है, आपका स्व का विकास। मतलब समझदार जो व्यक्ति है वह अपनी पर्सनल लाइफ को भी जिएगा, लेकिन समाज के नियम कानूनों और समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ काम नहीं करेगा जिससे पर्सनल लाइफ के कारण से सामाजिक जो अवहेलना है वह उसको मिले। दोनों के बीच बैलेंस, वो स्व का विकास हो गया। तो ये स्व का विकास इस तरीके से होता है। तो ये मीड का सिद्धांत था। तो इस तरह की सामाजिक एक सतत जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के सक्रिय सदस्य बनाती है। हर्बर्ट मीड ने अंतःक्रिया के माध्यम से समझाया, व्यक्ति में स्व का विकास समाज के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संभव होता है और समझने में एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अंत में हमारी पूरी टीम है जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोर्सेस रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी का सेपरेट बैच दिल्ली बेस्ड फैकल्टी के साथ, जो कि पूरे बिलासपुर में कहीं और नहीं चलता है। दूसरा सीजीपीएससी के प्री मेंस इंटीग्रेटेड सभी प्रकार के बैचेस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की सेवाएं भी उपलब्ध है, क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।